हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मित्र एजुकेशन हब पे। और साथ ही साथ आज हम जो है वो केमिस्ट्री की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, साइंस की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही थी, तो उसमें आज हम जो है केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 2003 से लेकर और 2017 तक में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं एसएससी, रेलवे, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम आज के सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। तो जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी लोग अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आज सभी नोटिफिकेशंस जो भी आते हैं आपको वो टाइमली मिल पाएंगे। और साथ ही साथ हमने जो है 8th 9th और 10th, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं साइंस के, इनकी जो है एनसीईआरटी सिलेबस हमने स्टार्ट किए हैं। तो वहाँ पे हम एनसीईआरटी सिलेबस को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंस के काफ़ी सारे उसमें टॉपिक वाइज जो है चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो उनकी वीडियोस भी आप जो है प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी सारी वीडियोस जो है अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही साथ अपने भाई बहन को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, जिनको भी 8 9 10th का एनसीईआरटी सिलेबस जो है चाहिए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे सेशन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। देखिए न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपका प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है आपका न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। देखो 1H1 होता है, तो ये हमारा क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जिसको बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, ए माइनस जेड होती है। ये फॉर्मूले को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एसएससी और रेलवे जो है पूछते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1 - 1 = 0। तो इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इसमें से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। तो देखो सबसे बड़ा जो व्यास होता है वो किसका होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर किसका होता है, आयोडीन का होता है। ठीक है, तो इसका आकार भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, साइज भी इसका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार चारों क्या है, हेलोजन है। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्रिप्टॉन में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो देखो जो प्रोटॉन होते हैं ना आपके, उनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सकारात्मक आवेश का मतलब है किसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के जो समतुल्य प्रतिद्रव्य कण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी कण माने जाते हैं पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, आपको स्टेटमेंट और उसका रीजन दिया हुआ है। परमाणु विखंडन की घटना जो है अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। आपका जो अभिकथन है, जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, परमाणु विखंडन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है तो परमाणु विखंडन कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु विखंडन, ये आपको कारण क्या बोल रहा है कि जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, ये परमाणु विखंडन तो है, लेकिन इसका जो रीज़न है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है, आपका अभिकथन सेंटेंस भी, दोनों के दोनों सेंटेंस अपने आप में सही हैं, लेकिन जो आपका रीज़न है वो स्टेटमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बताता है कि अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न क्यों होती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये कई बार क्या होता है, परमाणु विखंडन के नाम से भी आ जाता है। और आजकल क्या है, पेपर में क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश में भी वर्ड लिखे आ जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपके वर्ड्स एज इट इज़ लिखे आ जाते हैं, तो आप ये याद रख लीजिए, फिजन जो होता है वो क्या होता है, विखंडन होता है। और फ्यूज़न क्या होता है आपका, फ्यूज़न क्या होता है आपका, जुड़ना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु संलयन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम में उत्पन्न होती है। तो किस माध्यम से उत्पन्न होती है आपकी, वही मैंने आपको बताया अभी, क्या होता है वो एटॉमिक, ये जो परमाणु संलयन होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं संलयन को। नेक्स्ट देखिए, एक ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आपके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं ऑक्सीजन परमाणु में। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि जो आपका अपघटन है, ऑक्सीकरण है, गुरुत्वाकर्षण है और हाइड्रोलिसिस, कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये हमारी जो है फिजिकल से रिलेटेड होती है, फिजिक्स से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, इसमें से रासायनिक परिवर्तन का आपको उदाहरण बताया हुआ है।
तो ये जो निष्क्रियण होता है ना, वो आपका क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण माना गया है। नेक्स्ट देखिए, जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, ठीक है। देखो बेसिकली जो हाइड्रोजनीकरण होता है ना वनस्पति तेल का, वो एक अपचयन प्रतिक्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण तो नहीं हुई, और वो क्या पूछ रहा है कि प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा ही नहीं है। तो जो ये वनस्पति तेल का जो हाइड्रोजनीकरण होता है वो एक अपचयन प्रतिक्रिया मानी गई है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है, ठीक है। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जेम्स चैडविक और जे थॉमसन ने क्या किया था, जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और जेम्स चैडविक ने किसकी थी, न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन के लिए जो है आपका न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक प्रतीकों के बारे में कौन सा सही है। भाई रासायनिक प्रतीक क्या होते हैं, हम इनके थ्रू जो है शॉर्ट रूप में जो है किसी भी चीज़ को बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये प्रतीक प्राय एक या दो अक्षरों के होते हैं, बिल्कुल सही है, एक या दो अक्षरों में होते हैं। क्लोरीन का जो आपका प्रतीक होता है, ठीक है, जो सिंबल होता है वो क्या होता है, क्लोरीन होता है, Cl होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कैथोड किरणें जो होती है उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन की धारा बोला जाता है। तो पेपर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की धारा किसको कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे वहाँ पे, कैथोड रेज जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की धारा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, गामा किरणों में पदार्थ कण नहीं होते, ठीक है, इनमें जो पार्टिकल्स की फॉर्म में नहीं होते हैं, जो भी आपके पदार्थ होते हैं वो पार्टिकल की फॉर्म में नहीं पाए जाते, किन में, गामा किरणों में। परमाणु को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जिस तरीके से एनर्जी होती है ना, एनर्जी को ना तो हम ना तो फॉर्मेशन कर सकते हैं, ना उसको क्या कर सकते, ना उसको नष्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से परमाणु का भी यहाँ पे सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब मुख्य क्वांटम अंक का मान 4 हो तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो होंगे उसके लिए कौन कौन से मान होंगे, तो 0, 1, 2 और 3, यहाँ पे टोटल जो है 4 मान जो है संभव होंगे यदि मुख्य क्वांटम संख्या हमारे पास जो है 4 दी हुई है तो। नेक्स्ट है हमारे पास, समस्थानिक तत्व कौन कौन से होते हैं। समस्थानिक तत्व बोला जाता है इनको C1735 और C1737। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है हमारा, जो आपके एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर देखो दोनों का सेम है 17 लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया अत्यधिक विकिरण उत्सर्जित करती है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय विखंडन मीन्स फिजन में जो होता है काफ़ी सारी विकिरणस निकलती हैं, काफ़ी सारी रेडिएशन निकलती हैं और उसमें एनर्जी का भी काफ़ी सारा उत्सर्जन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, हेनरी केवेंडिश, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन की खोज की थी। तो ये सारे आपके वन लाइनर क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। आप जो है सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रॉपर तरीके से देख लीजिए और वीडियो को आप जो है कंप्लीटली देख लीजिए, जिससे कि आपके जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। टॉपिक मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो टॉपिक जो है आपका ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, उच्च समृद्ध यूरेनियम जिसमें लगभग 90% यूरेनियम 235 होता है। यहाँ पे आपको बात क्या याद रखनी है कि नाभिकीय हथियारों को बनाने के लिए हम किसको यूज़ लेते हैं, यूरेनियम को यूज़ लेते हैं। 90% यूरेनियम होता है यूरेनियम 35 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, परमाणु विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण क्या माना गया है। तो परमाणु विस्फोट जब होता है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण यही होता है कि जो आपकी केमिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी थर्मल एनर्जी में, ठीक है। थर्मल एनर्जी में आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या यदि 23 है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है। ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। परमाणविक संख्या दी हुई है आपको, परमाणविक संख्या मतलब उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका, 11 हो गया। तो उसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। देखो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, A-Z होते हैं, तो न्यूट्रॉन तो आपके कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 23 में से 11 आपको आप माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। आपको प्रोटॉन की संख्या बतानी है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, और जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ पे बता दिया
कि 1 1 और 0 होता है, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं। सेम एज जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है 17 है तो उसका शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखो 17 के लिए हम क्या करेंगे, 2 8 8 18, इससे हम बनाएंगे। तो 2 8 8 18 से बना के देखिए, 2 8 8 एंड 18। तो देखो कितना होगा आपका, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 हो गया। आपको 17 बनाना है तो 7 और ले लीजिए, 2 8 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पत्थर के पीले और लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण क्या माना जाता है, ऑक्सीडेशन को ही माना जाता है। यदि आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या आंसर करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीडेशन को आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं, इसीलिए जल का क्वथनांक क्या माना जाता है, सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि इसमें H2 होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन बंध से क्या होते हैं, ये बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व की कर्षण शक्ति मीन्स जो वैलेंसी होती है ना, उसमें वैलेंसी में परमाणु संख्या मीन्स जो एटॉमिक नंबर होता है ना, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कोई इसमें रोल नहीं होता, परमाणु संख्या का कोई रोल नहीं होता वैलेंसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका बताया हुआ है कि किसी तत्व के परमाणु में यदि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है और 12 क्या है आपके न्यूट्रॉन है, तो उसका जो परमाणविक भार होगा वो कितना होगा, 22 होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, ये एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करके बताइए। अभी मैंने आपको जस्ट 1 मिनट पहले जो है इसके बारे में समझाया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी इससे रिलेटेड है, यदि 20 न्यूट्रॉन है और 18 क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन बोलेंगे। कैसे है ये भी आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, हाइड्रोजन को यदि हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो क्या करेगा, हीलियम का विन्यास, हीलियम का क्या होता है, He2। ठीक है, तो उसका जो है विन्यास प्राप्त करने की उसके अंदर क्या रहती है, सामर्थ्य रहती है, प्रवृत्ति रहती है। तो इस प्रवृत्ति की समानता क्या रखती है, हैलोजन से समानता रखता है। इस तरीके से हैलोजन होते हैं ना हमारे, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के क्या होते हैं, स्थायी मूलकण होते हैं। लेकिन पॉजिट्रॉन, ये पूछा जाता है कि पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया और मेसोन हो गया। तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 4 में से एक ऑप्शन इनमें से डाल देता है कि कौन से अस्थायी कण है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो हम आंसर क्या करते थे वहाँ पे, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसोन, ये चारों क्या होते हैं आपके अस्थायी कण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि पूछेगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की। क्लोरीन को हमको क्या करना होता है, वहाँ पे राइट टिक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 39 होगी। भाई सीधा सीधा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि A-Z=N, A-Z=N। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, द्रव्यमान संख्या मीन्स ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, Z+N हो जाएगा। ठीक है, तो आप Z और N मीन्स आप Z को भी ऐड कर दो और N को भी ऐड कर दो। और Z क्या होता है, Z=P होता है। ठीक है, मीन्स जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतना ही आपका परमाणु क्रमांक होगा, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 39 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, CO2 में बंद कोण जो है सबसे ज़्यादा माना जाता है, सबसे ज़्यादा CO2 का जो है बंद कोण आपका होता है। नेक्स्ट पाउली का नियम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अभी यदि आपके पास एक एटम दिया हुआ है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए हुए हैं उनकी चारों क्वांटम संख्याएं जो है वो समान नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर का जो वल्कनाइजेशन होता है, इसकी प्रक्रिया का आविष्कार कौन से साइंटिस्ट ने किया था, चार्ल्स गुडईयर। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम याद कर लीजिए आप, क्या नेम दिया हुआ है, चार्ल्स गुडईयर। नेक्स्ट देखिए, SO2 में वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक दोनों ही बंध पाए जाते हैं। जो SO2 होता है आपका, उसमें किस तरीके के बंध होते हैं, वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक दोनों तरीके के। Fe3O4 में जो आपका Fe है उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 2 और 3। ठीक है, Fe2 भी होता है और Fe3 भी वैलेंस, Fe+2 भी होती है वैलेंसी, Fe+3 भी होती है। नेक्स्ट देखिए, नाभिक के अलावा डीएनए जो होता है उसमें डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। एक तो आपका नाभिक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, उसके अंदर भी एक तो आपका नाभिक है उसके अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है, और साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन ऑटोमोबाइल्स से उत्पन्न प्रमुख प्रदूषक है। ऑटोमोबाइल्स के थ्रू हाइड्रोकार्बन जो है प्रोड्यूस होता है। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाता है। यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है लिए और दिए जाते हैं।
नेक्स्ट है जो आपका एटॉमिक थ्योरी है उसके प्रणेता किसको माना गया है, जो एटॉमिक सिद्धांत है ना उसके फादर बोल सकते हैं आप। तो प्रणेता उनको किन को बोला गया है, जॉन डाल्टन को। ठीक है, डाल्टन जो है उन्होंने एटॉमिक थ्योरी जो है बताई थी, मॉडर्न वाली पूछे तो, आधुनिक वाली। नेक्स्ट है किसी तत्व में एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणविक संख्या 11 है। ठीक है, तो 11 तो उसमें प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ लिया है, A-Z इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, साबुनों का हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, एक तरीके का हाइड्रोकार्बन ही हैं, इनका जो इस तरीके से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। देखो पानी की डेंसिटी बताई हुई है, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है आपकी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, मास का आपका यूनिट क्या होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो यदि आपसे अधातु पूछेगा तो क्या बताओगे, ब्रोमीन बताओगे, और यदि आपसे धातु पूछेगा मीन्स मेटल पूछेगा तो आप क्या बताओगे, मरकरी बताओगे। ठीक है, MERCURY, मरकरी को बताओगे, HG जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं उनमें कौन सी गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोपेन गैस जो है, गर्म हवा के जो गुब्बारे होते हैं ना उनके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, प्रोपेन गैस भरी होती है। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में से सबसे तीखी गंध वाली गैस कौन सी होती है, सबसे तीखी गंध जो होती है ना वो अमोनिया की है। कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा शोषी का मतलब आप समझ गए, एंडोथर्मिक रिएक्शन की यहाँ पे बात कर रहा है, जो कि क्या करती है, आपकी हीट को एब्जॉर्व करती है, ऊष्मा को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपघटन की जो प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें, हिंदी इंग्लिश के उनमें। तो जिस भी बच्चे को हिंदी में, जिस भी फ्रेंड को मेरे हिंदी में पढ़ना है वो आप हिंदी में देख लीजिए, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में भी मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा का निकलना क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एग्जिट होना, थर्मिक मतलब थर्मल। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो आपका गैस होती है ना, गैस गैस सीधा किस में कन्वर्ट होती है, सॉलिड में। तो सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पे आपसे गैस का सॉलिड में कन्वर्जन पूछ रहा है तो डिपोजिशन होता है। ठीक है, इसके लिए आप जो है मेरा 9th का NCERT का फर्स्ट चैप्टर का जो सिलेबस है उसको आप एक बार वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए, वहाँ पे मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे सब्लिमेशन वगैरह डिपोजिशन सबके बारे में बताया है। तो देखो सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। और सब्लिमेशन को ही हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है और सब्लिमेशन हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और आपका यदि गैस को यदि आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पदार्थ की वह अवस्था जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके लिए भी आप फर्स्ट चैप्टर को रेफर कर लीजिए, 9th की NCERT का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बहुत ही कम डेंसिटी की जो गैसेज होती है ना उनको बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर क्या किया जाता है, हमको ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो ठंडा करने पर हमको BEC जो है मिल जाती है। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं ना, इस तरीके से ही BEC एक इसकी स्टेट होती है। नेक्स्ट देखिए, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए आंशिक आसवन को यूज़ लिया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ये। नेक्स्ट देखिए, प्रचुर मात्रा में मीन्स सबसे ज़्यादा उपलब्ध जो ज्वलनशील प्राकृतिक नेचुरल गैस जो होती है वो कौन सी होती है, मीथेन होती है, सबसे प्रचुर मात्रा में यदि पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो LPG गैस होती है ना सिलेंडर में, किस वे में संग्रहित करते हैं हम, तरल अवस्था में। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसका लिक्विफिकेशन करते हैं, जो गैस होती है ना गैस का लिक्विफाई करके किस में कन्वर्ट किया जाता है, पहले लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए भी आप जो है 9th की NCERT का फर्स्ट चैप्टर प्लेलिस्ट में से रेफर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है आपका अभी कथन। नेक्स्ट देखिए, LPG की गंध तीव्र होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो रीज़न है ना ये गलत बताया हुआ है यहाँ पे। एक्चुअल में LPG की वहाँ पे कोई भी गंध का हमें नहीं पता लगता है। एक इथाइल मरकैप्टेन नाम का एक जो आपका गैस डाला जाता है, ठीक है, LPG के साथ में, तो उस इथाइल मरकैप्टेन की हमारे पास क्या आती है, स्मेल आती है। नेक्स्ट देखिए, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं
ठीक है। जैसे आप सपोज़ कीजिए वाटर के अंदर आपने किसको मिक्स किया है, ऑयल को मिक्स किया है, ठीक है। तो उस तरीके के मिश्रण को आप क्या बोलोगे, उस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब क्या होता है, जो नहीं घुलते हैं, ठीक है। जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, इन ये कभी भी साथ में नहीं घुलते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो ये था, ये कंप्लीट हमारा सेशन यहाँ पे ओवर होता है। साथ ही साथ आप जो है हमारे चैनल पे जो है इंग्लिश की वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ राजस्थान जीके से रिलेटेड भी बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा। तो आप जो है इनको कम्प्लीटली देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ चलाई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।